नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। दगाबाजी चीन की फितरत में सालों से ऐसे ही कर रहा है, तो इसकी फितरत ही कहेंगे। ऐसे में क्या वाकई आज से चाइनीज आर्मी एलएसी से पीछे हटने लगेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? उसके हर कदम पर हमारे जवानों की पैनी नजर है। हिंदुस्तान की सेना एक तरफ चाइनीज आर्मी के पीछे हटने पर नजर रखेगी, वहीं दूसरी तरफ हमारी सेना जमीन से लेकर आसमान तक चालबाज चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। एलएसी पर हिंदुस्तान के वायु वीर लगातार उड़ान भर रहे हैं, आसमान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, चीन को कड़ा संदेश दे रहे हैं कि शांति की कोशिशों के बीच अगर उसने कोई दगाबाजी की तो उसे पहले से भी ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप उसमें देखिए ना, हमारे सुखोई हैं, मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स हैं, अपाचे चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर हैं। फॉरवर्ड एयर बेस पर लगातार इनकी गर्जना सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी लेह के दौरे के बाद जवानों का जोश वहां पर जबरदस्त आई है। जिस तरह से पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया था, उसके बाद से हिंद की सेना फुल एक्शन में है। एलएसी पर वायु वीरों का अदम्य पराक्रम चीन को डायरेक्ट अल्टीमेटम दे रहा है। समझौते के मुताबिक चीन पीछे लौट जाए, वरना हम वॉर के लिए फुल रेडी हैं। जैगुआर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मिग-29 देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें भारत के फाइटर जेट्स की हैं। और ये सारे फाइटर जेट्स, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, ये सारे वहां तैनात हैं एलएसी पर इस वक्त फॉरवर्ड लोकेशंस में। यानी चीन के लिए बहुत क्लियर मैसेज है। पीएम गए, उन्होंने बता दिया कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। हमारी एलएसी पर फॉरवर्ड लोकेशंस पर इन फाइटर जेट्स की तैनाती ये बता रही है कि भारत चीन की हर तरीके की हरकत के लिए तैयार है। अगर बातचीत करोगे, बातचीत करेंगे। पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओगे, बहुत बढ़िया। नहीं जाओगे तो पीछे भेजना भी हमें आता है, ये भी बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। साथ ही डिप्लोमेसी अलग लेवल पर चल रही है। जो चीन के सामान का बहिष्कार है उसके बारे में आप जानते हैं, ऐप्स पर बैन लगा उसके बारे में आप जानते हैं, दुनिया कैसे भारत के साथ खड़ी हो गई है ये आप जानते हैं। अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा है, उसकी तस्वीरें, उसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, रशिया हो, सब भारत के साथ खड़े हैं। तो ये सारी बातें भारत के पक्ष में नजर आ रही हैं। हमारे साथ आज इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो चीन की हर चाल से पूरी तरह वाकिफ हैं। आर्मी के इन पूर्व ऑफिसर्स का इंडियन आर्मी में शानदार करियर रहा है, वो एलएसी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपको हिंदुस्तान के वायु वीरों की बात सुनवाता हूं जो फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद हैं। इनकी बात सुनकर आपको भारत की तैयारी का सही अंदाजा लगेगा। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force, is fully trained and capable to meet all the challenges. Our josh has always been high and touching the sky with glory. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for military operations. यानी भारत की तैयारी पूरी है, इसमें कोई संदेह ना हमें होना चाहिए ना चीन को होना चाहिए। ऐसे में आज जो चीन पीछे हटने की बात कर रहा है, क्या वो वाकई हो भी सकता है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। जनरल शंकर प्रसाद, आपके हिसाब से जो हालात बने हुए हैं, चीन के सैनिक मारे गए उस झड़प में, उसने आज तक कबूला नहीं, लेकिन उसको पता तो है नुकसान हुआ है। एलएसी पर जो भारत की तैयारी है वो उसको भी दिखता है। भारत के पीएम वहां गए, जो मैसेज गया वो उसको पता है। जो चाइनीज ऐप्स बैन हुए, बिजनेस का नुकसान हो रहा है, वो उसके सामने है। क्या उसके पास एक ऐसे देश के पास जो आया तो बहुत चौड़े में था, लेकिन आज वो फंस गया कि वापस जाएं कैसे, नाक बचाएं कैसे, ऐसे में उसके वापस जाने की गुंजाइश है? कोई रास्ता है उसके पास? यकीन कर सकते हैं वो वापस जाएगा? देखिए सुशांत जी, आज की जो तारीख है वो एक
आप काफ़ी डिबेट इस विषय पे खुद कर चुके हैं और सुना होगा आपने, लेकिन इस डिबेट को आज तीनों फॉर्चुनेटली मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे, इसलिए मैं कह सकता हूं इसको थोड़ी सीरियसनेस से आज बात की जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। लड़ाई एक अच्छी आसान चीज नहीं है, दोनों देशों को बड़ा सोच विचार के करना पड़ता है। इसी में मैं 2-4 बातें और बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जब भी लड़ाई का प्लान बनता है, जैसे भारत प्लान बना रहा है, उसी प्रकार से चाइना ने कोई प्लान बनाया है। भारत अपनी शक्ति दिखा रहा है, जो आप दिखा रहे हैं आज जहाज़ों की तरफ से, आपने पहले दिखाई आर्मी की तरफ से, उसी प्रकार से चाइना भी अपनी शक्ति दिखा रहा था जब उसने मिसाइल फायरिंग दिखाई, लाइव फायरिंग दिखाई, आर्टिलरी फायरिंग दिखाई, आर्मर्ड व्हीकल्स दिखाई। तो दोनों देश अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और उन्हें मालूम है कि एक दूसरे का देश इसको देख रहा है, तो वो क्या चाहता है कि एक दूसरे को सबड्यू कर दे, कि वो लड़ाई करने की हिम्मत ना रहे उसकी। अब वो ये भी देख रहा है कि भारत में तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो चाइना में क्या तैयारी बंद हो गई है, ये भी हमें देखना है। तो इस चीज के लिए मेरे दोनों जो मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हैं और मेरे मित्र हैं दोनों, मुझे भी जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं। फौज में एक तरीका है जो कि प्लान बनाता है, जो कि फौज में जो इस वक्त हमारी टीमें हैं वो प्लान बना रही हैं। इसी प्लान के साथ सेना के अंदर एक सिंडिकेट बना दिया जाता है जो कि दुश्मन की तरफ से बात करता है। ही इज लाइक व्हाट वी इन एक्सरसाइज इज कॉल्ड एनिमी सिंडिकेट। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि मैं चाइना मैन हूं, मैं चाइना की तरफदारी कर रहा हूं, मैं चाइना की पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देख रहा हूं इस वक्त, मैं चाइना की डिप्लोमेसी को देख रहा हूं, मैं चाइना से इकोनॉमी को देख रहा हूं, मैं चाइना की आर्मी की तैयारी देख रहा हूं, मैं चाइना की एयरफोर्स की तैयारी देख रहा हूं। तो वो चाइना की तरफ से सोच रहा है, ही इज द कमांडर ऑफ द चाइना, लाइक वी आर कमांडर्स हियर, देयर इज अ कमांडर देयर। तो वो क्या सोच रहा है, ये हम लोग एक सिंडिकेट बना के रखते हैं जो कहते हैं अच्छा आज से आप चाइना हैं, आप बताइए चाइना में क्या हो रहा है, ये सोचिए, आप उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आप हासिल कीजिए और बताइए कि चाइना किस तरह से सोच रहा है। तो इस समय दोनों देशों की एक किस्म से मैं कहूंगा वॉर गेमिंग चल रही है। अब ये देखना है कि इस वॉर गेमिंग में कौन पहला हाथ उठाता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि क्या चाइना के पास इस वक्त ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिससे वो एक ऑनरेबल डिसएंगेजमेंट कर पाए, व्हाट आई वुड कॉल एन ऑनरेबल एस्केप रूट। वो ऑनरेबल एस्केप रूट हमको भी दिखाना है उसको। जब भी एक दुश्मन चारों तरफ से घिर जाता है और उसको आप चाहते हैं कि यहां से निकलने का तरीका दिखाया जाए, तो वो तरीका देख लेगा। तो वी हैव ऑल्सो गॉट टू वर्क टुवर्ड्स इट। Our diplomacy has to work towards it. Our economy has to work toward it. Our military power which is being shown there has to work toward it. ये दिखाने के लिए कि देखिए भाई साहब, आपका ये एक रास्ता दिखा रहा है, ऑनरेबली यहाँ से आप चले जाइए तो आपकी भी शक्ति रह जाएगी और लड़ाई भी नहीं होगी, मसला हल हो जाएगा। अंत में क्या चाहिए, अंत में हम चाइना को ट्रस्ट तो कर नहीं सकते, किसी सूरत में ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जो भी वो करने को दिखाएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे। आज की तारीख में ऐसी कोई चीज नहीं जो छुप सकती है। वो कह देगा हाँ जी मैं 5 किलोमीटर पीछे चला गया, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। कैसे? एयर फोटोग्राफ से, ऑब्लिक फोटोग्राफ से, फिजिकल फ्लाइंग करके, सैटेलाइट पिक्चर से, और कई एक तरीके से हम उसको पता करेंगे गया कि नहीं गया। ना केवल वो गया कि नहीं गया फ्रंट लाइन में, ना बल्कि जो उसकी डेप्थ में सपोर्ट यूनिट्स आई हुई हैं, जो आर्मर्ड यूनिट्स आई हुई हैं, जो आर्टिलरी फॉर्मेशंस आई हुई हैं, वो पीछे उतना गई कि नहीं गई जितना पहले थी। तो अब आजकल के जमाने में आप बात छुपा तो सकते नहीं है, सही बात तो आपको सर, वो लेकिन करना पड़ेगा और हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक हमारा पूरा वो भरोसा नहीं बनेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। जनरल दुआ भी हमारे साथ हैं। जनरल दुआ, एक तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन की आज बात हो रही है, आपको कितनी उम्मीद है और यकीन है कि हम वहां जाएंगे तो लगेगा या दिखेगा कि चीन पीछे हटता हुआ दिख रहा है? और दूसरा, जिस एस्केप रूट की हम बात कर रहे हैं जो चीन को हमें देना है, वो क्या हो सकता है? मेरी समझ से पहले तो जो वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये जो मिलिट्री लेवल पे जो टॉक्स हुई हैं, खासतौर पे लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे टॉक्स जो बहुत 11, 12, 14 घंटे चली हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल नियमित किए जाते हैं कि कौन कितना क्या विड्रॉ करेगा, कौन कितना स्ट्रक्चर हटाएगा, उसके बाद अगले स्टेप में दूसरी तरफ से ये हटाया जाएगा। तो जो अगला स्टेप हम कहते हैं, उस स्टेप से पहले 3 दिन का वक्त मिलता है। यानी आज अगर एक टेंट या एक स्ट्रक्चर एक साइड ने हटाना है, उसके बाद 3 दिन का वक्त मिलता है। उस 3 दिनों में वो अपने यूएवी से फोटो भेजते हैं, फिर एक वेरिफिकेशन पेट्रोल जाता है जो ऑन ग्राउंड वेरीफाई करता है, और ये एक वेरीफाइबल प्रोसेस है। याद रहे कि 15 जून को जो घटना हुई जिसमें दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई, वो भी एक वेरिफिकेशन पेट्रोल था।
और वेरिफिकेशन पेट्रोल में फिर क्या हुआ पूरा देश, पूरे विश्व जानता है। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा डेलिकेट है, अप एंड डाउन। तो इसलिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगेगा और शायद ये पूरा समर चलेगा अगर हम ठीक तरीके से चलते रहे बिना किसी रुकावट। इससे भी आप कह रहे हैं पूरी गर्मियां निकल जाएंगी वेरिफिकेशन प्रोसेस में? यकीनन ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए हमें, सेना को कोई इसमें शक नहीं है कि अगले 3-4 महीने लगेंगे और देश को पूरे इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ये एक बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा और इसमें हमें जिंगोइज्म नहीं चाहिए। रही बात आपने कहा कि फेस सेविंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है। सर मैं माफी चाह रहा हूं, आप उस पर आइएगा, चूंकि आप अपने अनुभव से बता रहे हैं और बतौर व्यूअर भी मेरा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि अगर इतना लंबा वक्त लगेगा वेरिफिकेशन में, उसके पीछे की वजह क्या है सर? कैसे होगा सारी चीजें? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये 3 जगहों पर जहां पे हम लोग लद्दाख की बात कर रहे हैं, इन 3 जगहों पर दोनों आर्मीज का फेस ऑफ हुआ। अलग अलग जगहों पे कुछ उनकी प्रेजेंस अभी भी है और कुछ हमारी प्रेजेंस है। तो अब जो बातचीत होती है, प्रोटोकॉल में बहुत डिटेल में बातचीत हुई, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निर्धारित किया गया कि पहले कौन कितना पीछे हटेगा, उसमें क्या शामिल है, पहले क्या मोर्चा हटाया जाएगा या टेंट हटाया जाएगा, आपका ये कदम उठाने के बाद दूसरी साइड ये कदम उठाएगी। और जैसे मैंने पहले कहा, उसको फिर 3 दिन का समय है एक एक स्टेप को वेरीफाई करने में, और हर चीज बड़ी डेलिकेट हैंडलिंग चाहिए क्योंकि इन्हीं पहले गड़बड़ हो। तो इसलिए टाइम तो लगेगा। अभी जैसे जनरल शंकर प्रसाद बता रहे थे कि पीछे से बिल्डअप हुआ है, कितनी और ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें डिसएंगेज करना पड़ेगा। डिसएंगेजमेंट में वो सब शामिल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम लगेगा क्योंकि हर स्टेप बड़ा। और आप ये ना भूलें कि जब आपस में बातचीत होती है तो इंटरप्रेटर के जरिए बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग में कुछ अगर गलत फेर आ जाता है तो हम कहते हैं हम अपनी साइड में हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देंगे, वो अपनी देंगे, फिर अगली बारी फिर मिलेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि हमने ये कहा था, ये नहीं कहा था। तो हर कदम में टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम तैयार हैं पीस के लिए, पीसफुल डिसएंगेजमेंट के लिए। लेकिन हम ये भी तैयार हैं, हर तरीके से हमारी मुस्तैदी है कि अगर जरूरत पड़े तो जो कदम उठाना पड़ेगा मिलिटरीली, हम लोग तैयार हैं उस कदम को उठाने के लिए। ठीक है, जनरल कुलकर्णी के पास जाऊं उससे पहले जो आप दूसरा हिस्सा रख रहे थे, एक सम्मान पूर्वक हम कोई रास्ता अगर चीन को दे सकें कि उसकी भी थोड़ी नाक बचे और वो भी वापस जा सके। देखिए, मैं कुछ 2-3 दिन पहले एक और चैनल पे था, शायद CNBC, उसमें एक शंघाई के प्रोफेसर डेंगशिंग ली थे साथ में एक पैनलिस्ट, और मैं उनको कोट करता हूं। उन्होंने बड़े मैच्योर तरीके से कहा कि कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई होंगी, लेकिन हमारे देश में कैजुअलिटीज का ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आएगी, ये हमारा तरीका रहेगा। और अगर आएगी कभी तो वो आपकी कैजुअलिटीज से कम दिखाएंगे, क्योंकि चाइना विल लूज फेस, उसने ये कहा। मेरा कहने का मतलब यह है, लूज फेस वाली बात पे अब अगर मान लीजिए हमारी बातचीत दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पे बातचीत अगर कामयाब होती है और हम डिसएंगेज करते हैं, तो चाइना अपने देश में भी क्या दिखाना चाहेगा? उनके लीडर्स, उनका देश हमारी तरह ओपन और डेमोक्रेटिक नहीं है। वो क्या दिखाना चाहेगा कि हमारी कैजुअलिटीज हुई, उनकी भी कैजुअलिटी हुई, और उन्होंने कहा और हम वापस आ गए। तो आप मेरी समझ से, मेरी अपनी लिमिटेड समझ में, जब प्रधानमंत्री ने ये लफ्ज चाइना वर्ड ने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा एक फेस सेविंग ओपनिंग दे रहे हैं शायद हम उनको, कि अगर वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि शायद थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, कभी कोई गर्मा गर्मी होगी, कभी ठंडा होगा, अगले 3 महीनों में इस तरीके से अगर हम लोग दोनों आर्मी धीरे धीरे डिसएंगेज करें तो उसी को हम फेस सेविंग कहेंगे। ठीक है, जनरल कुलकर्णी, आपके हिसाब से जो अभी के हालात हैं उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद चीन पीछे जाता दिखेगा, इस पर कितना यकीन करें? और आपके हिसाब से कि एक ऐसा देश जिसका ईगो बहुत बड़ा है और जिसने हमेशा अपनी जनता को यही दिखाया कि देखो हम तो विस्तारवाद करते हैं और मेरे सामने कोई टिकता नहीं, उसके लिए आज की तारीख में पीछे जाना कितना मुश्किल है? सुशांत, 2-1 बातें। सबसे पहले जहां के डिसएंगेजमेंट का सवाल है, जैसे बता रहे थे आपको जनरल दुआ भी,
कि हर एक डिसएंगेजमेंट के बाद, छोटे स्टेप के बाद 96 घंटे दिए जाएंगे, और उन 96 घंटे में जब चेक करते हैं सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप बात कहें। उन 96 घंटे के बाद जो वेरिफिकेशन होएगा, बात ऐसी है, मैंने जब खुद कई बार इनके साथ डिसएंगेजमेंट किया है, कई जगह पे ये खुद करना चाहते हैं और तुरंत करने लगते हैं। जहां पे चीन तुरंत कार्रवाई नहीं करता है, उससे समझ जाना चाहिए कि उसके जो दिमाग में है कुछ और चल रहा है, उसकी कथनी और करनी में अंतर होएगा। जहां पे जब भी मैंने देखा है, मैंने 2 जगह पे देखा जब मैं उनके साथ इन्वॉल्व था डिसएंगेजमेंट में, तुरंत जैसे ही टॉक्स हुए उसके बाद आप तकरीबन 1 दिन के अंदर आप देख सकेंगे कि डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई शुरू है, और अगले तकरीबन 7 दिन के अंदर वो पूरा डिसएंगेजमेंट करके आप वाकई दिखाने की कोशिश करते थे कि हम चाहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से कार्रवाई शुरू है, अगर हम 5 मई से आज तक की कार्रवाई देखें, इससे साफ पता चलता है चीन ने जो कार्रवाई की है ये नॉर्मल कार्रवाई नहीं है, लोकल कमांडर्स वाली कार्रवाई नहीं है, CMC से कार्रवाई हो रही है। शी जिनपिंग इसमें इन्वॉल्व है, वो जानते हैं कि क्या खतरा मोल ले रहे हैं, और जैसे बार बार लोग कहते हैं वुल्फ वॉरियर है, वुल्फ वॉरियर है, ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाना चाहता है दुनिया भर में, और स्पेशली 2010 के बाद जब उसने देखा कि दुनिया भर में उसका जो GDP है वो नंबर 2 पर है, अब उसने जापान को हरा है, तो उसने, आप देखिएगा उसकी हरकतें देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से वो साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कर रहा है। साउथ चाइना सी में जो भी आर्बिट्रेशन ने उसको दिया कोई सुनने को तैयार नहीं, फिलीपींस के फेवर में आया कोई फिक्र नहीं, 9-9 है, 90% उसका उससे लेकर के बैठ गया है। दुनिया भर में, चाहे वो जिबूती में हो, चाहे वो ग्वादार में हो, चाहे हम्बन टोटा में हो, चाहे म्यांमार में हो, तो ये जो हरकतें हैं, अब आप देखिएगा ईस्ट चाइना सी में वो जापान के साथ टक्कर लेने के तैयार है, उसको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका कितना कारोबार है, उससे टक्कर लेने के लिए तैयार है। तो चीन जो है इस किसी मकसद से आया है कि भाई हमने दिखाना है दुनिया को, और जो पीसफुल राइज जो बार बार डेंग जियाओपिंग बात कर रहे थे, इनका मानना है पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, इनका मानना है वो जो संजू का जो प्रभाव है उससे ये प्रभावित है। उनके जो कहना है कि भाई द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू गेट द विन विदाउट हैविंग टू गेट इन्वॉल्व इनटू अ फाइट। अगर वो कार्रवाई आप देखें, उस मकसद से देखें, तो ये कुछ ट्रस्ट। अच्छा, लेकिन सर इसमें जो आप कह रहे हैं, इसमें मन में एक सवाल आता है, और आप लोग चूंकि चीन को करीब से समझते हैं, आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। जनरल प्रसाद, अगर आप बता सकें, क्या चीन वो मुल्क है जो अगर किसी मकसद से आया है और उस मकसद के बिना पूरा हुए वापस लौट जाए? क्योंकि वो कुछ तो सोच के आया था सर, और वो अगर पूरा नहीं हो रहा है फिर भी वो वापस जाने पर मजबूर हो जाए और चला जाए, क्या ये चीन के साथ संभव है? संभव तभी होगा जब उसको यह लगेगा कि उसका जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर उसको यह यकीन हो जाएगा कि ये प्लान जो मैंने बनाया है ये कामयाब नहीं होगा, तो वो अवश्य जाएगा, अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाह रहा था सुशांत जी कि ये जो हरकत इस वक्त चाइना ने की है, ये किसी लोअर लेवल से अप्रूव नहीं हुई है, ये किसी हाईएस्ट लेवल से अप्रूव हुई, यानी कि शी जिनपिंग का इसमें हाथ है। अब शी जिनपिंग क्या सोच रहे हैं? शी जिनपिंग क्या ये सोच रहे हैं कि मैं भारत से नहीं डरता, मैं भारत को पछाड़ दूंगा, तो वो इसमें वापस नहीं जाने की इजाजत देंगे। लेकिन साथ साथ शी जिनपिंग को ये भी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी इसको किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कल जाना था वहां पे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त बातचीत के दिमाग की बातचीत हो रही है शी जिनपिंग के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में एक तरफ, उसके बाद में लोअर लेवल पे आप आते जाइए फील्ड कमांडर्स की तरफ। फील्ड कमांडर्स को दोनों तरफ से वही आदेश मिल रहे हैं जो कि हमारे हायर कमांडर सोच रहे हैं, जो कि इस वक्त नेशनल स्ट्रैटेजी बन रही है। तो हमें ये सोचना कि चीन इस वक्त अपनी बेइज्जती करा के बिना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने चला जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन अगर चाइना इस तरह से हावी हो रहा है, जिस तरह से सब कह रहे हैं कि वो केवल इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, फिलीपींस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ चाइना सी में, वो सब जगह हावी हो रहा है।
लेकिन उसका रिएक्शन उसका एक व्यू होगा कि ये रिएक्शन आएगा। दूसरा व्यू अब देख रहा है कि इसमें तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पहुंच गए हैं और भारत सरकार ने इस तरह से आदेश दे दिया है कि हम कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। भारत की सेना भी वहां तैयार हो गई है। उधर से जापान की तरफ से उसको इंडिया को सपोर्ट मिल रही है, अमेरिका से सपोर्ट मिल रही है, उधर से ताइवान और हांगकांग परेशान है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ चाइना हैज टू फैक्टर ऑल दिस थिंग। अगर उसने पहले फैक्टर कर रखी है तो वो नहीं जाएगा, कहेगा ठीक है जी मैं सबसे निपट लूंगा, ये क्या करेंगे आकर यहाँ पर, कोई एक दूसरे लेकिन सर इसमें एक चीज और है ना कि हमें ये भी तो देखना होगा कि इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिससे हम ये माने कि चीन जो है वो कदम पीछे हटाने की दिशा में जाने के लिए कुछ कह रहा है, कुछ करता दिख रहा है। अभी तो बीच में सर मैंने ये भी देखा कि उसने रशिया के इलाके को भी कह दिया कि ये तो हमारा हिस्सा था, कल को पता चले वो नोएडा कह देगा, उसकी तो ये हालत हो गई वो कहते नोएडा दिल्ली भी हमारा है। ऐसी हालत में हम कैसे माने कि वो पीछे जाएगा? सर एक ब्रेक लेना है सर, मैं माफी मांग रहा हूं, एक ब्रेक लेना है सर, इस पर आपका जवाब जरूर लूंगा। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा। सर एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहा हूं। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार कायम है और इस बीच आज बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत में तय हुआ कि चीन अपने सैनिकों को पीछे ले जाएगा, उसको लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन भारत करने जा रहा है और उसमें बहुत हद तक यह साफ हो जाएगा कि चीन का इंटेंट क्या है। क्या चीन वाकई वो करता दिख रहा है जो उसने पहले कहा और नहीं किया? वहां से तस्वीर साफ हो जाएगी कि एलएसी पर जो तनाव है वो कम होगा और बढ़ सकता है, और अगर बढ़ सकता है तो चीन के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, इस पर भी हम बात करें। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा और ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम एक लंबी चर्चा इस पर करेंगे, चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी पर भी खास मेहमानों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एलएसी पर भारत चीन के बीच जो तनाव है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में चाइनीज पीएलए रात के वक्त वॉर एक्सरसाइज करती दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यह ड्रिल लियाओनिंग प्रांत में की गई है। तो ये एक और प्रोपेगेंडा वीडियो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें ग्लोबल टाइम्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे चीन के सैनिक रात में भी हमला करने में सक्षम हैं और किस तरीके के उसके पास हथियार मौजूद हैं। और ग्लोबल टाइम्स ये बार बार कर रहा है, पहली बार नहीं कर रहा है, वो ये भी दिखा चुका है कि कैसे चीन जो है वो लद्दाख में एक्सरसाइज कर चुकी है एलएसी के उस पार, और किस तरीके से चीन की ताकत है इसको वो बार बार बताने की कोशिश करता है। हालांकि चीन का अकेले भारत से विवाद नहीं चल रहा है, उसका हर पड़ोसी से बॉर्डर विवाद है। पड़ोसियों से चीन की टेंशन को उसकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। साउथ चाइना सी में उसकी दादागिरी भी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का ही हिस्सा मानी जाती है। दरअसल चीन की सरकार में असुरक्षा और बचाव की भावना घर कर गई है। असुरक्षा की वजह से चीन की सरकार सेना आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश करती है। चीन के दुनिया के कई देशों से बॉर्डर विवाद टेंशन है। भारत, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से विवाद तो है ही। हाल के दिनों में उसका हांगकांग और ताइवान से भी तनाव बढ़ गया है। अमेरिका से भी चीन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये चौतरफा वो घिरा हुआ है। उसकी सिर्फ भारत से टेंशन चल रही हो ऐसा नहीं है। टेंशन किससे नहीं है ये पूछिए, वो बताना थोड़ा आसान है। किस किस से है ये बताने बैठिएगा तो लंबी लिस्ट बैठती है। तो ये हालत इस वक्त चीन की बनी हुई है। और दरअसल 2015 में चाइनीज फिल्म वुल्फ वॉरियर आई थी। फिल्म में चाइनीज सैनिकों की जंग की कहानी थी जिसमें चाइनीज आर्मी बाहर जाकर दुश्मन देशों से युद्ध लड़ती है, और वहीं से ये वुल्फ वॉरियर वाला जो टर्म है वो वहीं से जुड़ा है और आया है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शंकर प्रसाद साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। सर रिक्वेस्ट है छोटे में अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं तो आपका सवाल ही भूल गया। उस समय आपका सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार था। आप सवाल दोबारा रिपीट करें तो मैं जवाब दूंगा। अच्छा कोई नहीं सर, मैं फिर दूसरे सवाल पर आ जाता हूं। बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब जो हालात बने हुए हैं। सुशांत जी रिक्वेस्ट ही आपसे ये है कि सवाल पूछने के बाद ब्रेक मत कीजिए। सवाल पूछने के बाद तुरंत ब्रेक मत कीजिए, या तो सवाल ब्रेक के बाद पूछ लेते। अब इतने 15 मिनट का तो ब्रेक कर दिया आपने, क्या मालूम क्या पूछा था आपने। अब दोबारा पूछ लीजिए, आपको दोबारा जवाब दे देते हैं। सर मैंने तो सवाल पहले ही पूछा था, आप जवाब जो दे रहे थे सर वो ब्रेक के मुहाने पर आ गया, इसलिए ब्रेक लेना पड़ा। मैं माफी मांग रहा हूं। मैं ब्रेक कर दी। ठीक है सर, मैं अगली बार से आपको थोड़ा ब्रेक के बाद, इसलिए मैंने ब्रेक के बाद आपका सवाल भूल गया भाई। कोई बात नहीं सर, आपकी हर जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सवाल दोबारा रिपीट कर दिए क्योंकि सवाल आप भी भूल गए होंगे अब तक।
बख्शी साहब, ये जो वो चर्चा सवाल तो आप भी भूल गए ना। नहीं सर, मैं तो सवाल मुझे याद है सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त बॉर्डर तो दोबारा पूछ लीजिए, मैं बताता हूं उसका जवाब आपको। सर मैं यही पूछ रहा था आपसे, आप खुद ही बताना चाह रहे थे कि जो चौतरफा घिरा हुआ है उसके पास कितना यकीन करे, इसी पर आप जानकारी दे रहे थे सर। इस पे जानकारी ये है कि वो भी हर एक चीज को ध्यान से सोचकर आया है। ये मत सोचिए कि वो एक बड़ा कमजोर देश है, वो एक छवि प्राप्त करना चाहता है वर्ल्ड के अंदर कि वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश इकोनॉमिकली मिलिटरीली है। और वो आज जो उनका लीडर हैं उसकी भी थोड़ी सी वहां पे आजकल परेशानी है, लेकिन वो भी ये साबित करना चाहते हैं कि ही इज अ डिटर्मिन्ड लीडर। तो हमें चाइना की किसी चीज को अंडर एस्टिमेट इस समय नहीं करना चाहिए। मेरा उस समय ये कहना था कि उसको तब भी पता था कि अगर मैंने इस तरह की हरकत की तो शायद वर्ल्ड की पावर इस तरह एक साथ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उसकी अप्रिशिएशन में ये भी लग रहा है शायद कि ये एक दूसरे की मदद एक्चुअली नहीं कर पाएंगे। चाहे अमेरिका कहता है कि हम भारत के संग खड़े हैं, जापान हम भारत के संग खड़े हैं, लेकिन जब एक्चुअल लड़ाई होगी तो सिर्फ भारत और चाइना के बीच में होगी। उस समय ना तो अमेरिका उनके पास जाएगा ना जापान उनके पास जाए। ये उसकी सोच है, अगर उसकी सोच गलत निकली तो मार खाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये मत सोचिए कि इन चीजों को चाइना नहीं सोच रहा, चाइना सब सोच रहा है, लेकिन उसकी सोच में अगर गलती हो जाती है। इस समय आपने एक इसी के कनेक्टेड सवाल पूछा था कि उसके लिए एस्केप रूट क्या है। देखिए एस्केप रूट बड़ा सिंपल है। दो लीडर्स इस समय बिल्कुल टाइगर बने हुए हैं, दो लीडर्स एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। वो नाइट ट्रेनिंग आपको दिखा रहा है, हम यहां से अपने हवाई जहाज दिखा रहे हैं, वो कुछ बयान देता है ग्लोबल, हमारे यहां प्रधानमंत्री कुछ बयान देते हैं। अब सिर्फ जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में कुछ किस्म की बात हो जाए, वो एस्केप रूट निकल सकता है, ऑनरेबल एस्केप रूट, या कोई फौजी लेवल पे जैसे कोर कमांडर्स की बात हो रही है, वहां दोनों में कोई बातचीत समझ में आ जाए तो शायद डिसएंगेजमेंट हो जाए। ये होने की संभावना जरूर है, लेकिन इसके लिए हमें और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं जो दुआ साहब ने कही थी, डिसएंगेजमेंट विल लास्ट फॉर 3-4 मंथ्स। देखिए 3-4 महीना बड़ा लंबा अक्सा होता है, इसमें क्या का क्या नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस पहाड़ी इलाके में अगर आप विड्रॉल विद इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम नहीं करेंगे तो आपकी लॉजिस्टिक्स दिन पे दिन और बढ़ती चली जाएगी। अब वहां बर्फ गिरने वाली है, थोड़े दिन में पासेस बंद हो जाएंगे, आपकी इतनी दोनों तरफ की इतनी बड़ी जबरदस्त सेनाएं बैठी हैं, उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, उनको वहां से लॉजिस्टिकली मेंटेन करना मुश्किल होगा, हमारे लिए नहीं बल्कि दुश्मन के लिए भी। तो अगर इनको डिसएंगेजमेंट वर्थवाइल चाहिए जो कि दोनों देश वेरीफाई करेंगे, इनको तुरंत अपनी जल्दी से जल्दी हरकत को करना पड़ेगा। अगर डिले करते जाएंगे तो मसला और खराब होता चला जाएगा। ठीक है बख्शी साहब, इसमें आप जोड़ें। और जो मैं पूछ रहा था प्रसाद सर से कि चौतरफा गिरे होने के बावजूद, पब्लिक का प्रेशर होने के बावजूद, चीन ने बीते कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी किया है क्या कि यकीन करें कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे और जो करता दिखेगा वो वही जमीन पर होता भी दिखेगा लंबे वक्त तक? देखिए साहब, आप कितनी बार धोखा खा चुके हैं। अगर आपकी फितरत बन गई है कि हम धोखा ही खाते रहे, सो फिर तो ये चॉइस आपकी है। मेरा कहना सिंपल है कि 6 जून को फैसला हुआ था कोर कमांडरों के बीच की डिसएंगेजमेंट होगी, ठीक है साहब, और क्या हुआ ग्राउंड के ऊपर? 15 जून को चीन ने घातक वार किया। 15 जून बाय द वे शी जिनपिंग साहब का जन्मदिन था। ये जो इनके वेस्टर्न थिएटर कमांडर हैं जनरल ज़ोंग, ठीक है साहब, इन्होंने जो है अपने, ये बड़े आतुर हैं कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में इनको स्थान मिले, इसके बाद प्रमोशन मिले। अपने बॉस को खुश करने के लिए इन्होंने पर्सनली ये आदेश दिए कि भारत के खिलाफ, सेना के खिलाफ कार्रवाई, घातक कार्रवाई की जाए। ठीक है साहब, ये जो है CIA ने रेडियो इंटरसेप्ट पे इनके आदेश पकड़े, ठीक है, और ये उसके चलते, आदेशों के चलते भीषण झड़प हुई गलवान में। हमारे लड़के आउटनंबर्ड थे। पहले तो केवल हमारे 30 की टोली गई थी अपने जो है कर्नल संतोष बाबू के साथ, उन्होंने भी कैसा दिया, फिर हमारी रीइंफोर्समेंट आई, उनकी रीइंफोर्समेंट आई, अल्टीमेटली कोई 450 चीनी और कोई 250 जो है लड़के हमारी तरफ से इसमें इन्वॉल्व हुए। हमारे एक कर्नल 20 जवान शहीद हुए, चीन के वहां पे 46 कम से कम शहीद हुए, और जो कैजुअलिटीज हैं अगर आप वो लैंडस्लाइड के जरिए जो हुई है वो भी डालें तो वो तो बहुत ज्यादा 100 के ऊपर जा रही है।
भारतवर्ष एक प्रजातंत्र है, हमने ओपनली कंसीड कर लिया कि ये हुआ है और हमने बहुत जो है शान और शौकत से, जैसे कि हमारी परंपरा है, इज्जत बख्शी अपने शहीदों को। चीन ने तो उनके नाम ही मिटा दिए, छुपा दिए, क्योंकि तानाशाही है चीन में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार रोए बिलखे। उन्होंने जो है बिल्कुल कोई पब्लिक फ्यूनरल नहीं किया, अभी तक ये नहीं इकरार किया कि कितने उनके मारे गए। 57 मिलियन जो चाइनीज वेटरन्स हैं वो बहुत सख्त नाराज हैं शी जिनपिंग से आज के दिन लेके। शी जिनपिंग का रूम ऑफ मनूवर बहुत कम है। अब हमको देखना है ये नहीं कि चीन कर क्या रहा है, हमको ये चीन क्या बोल क्या रहा है। वी हैव टू सी व्हाट ही इज डूइंग ऑन द ग्राउंड। अभी सैटेलाइट फोटोज कल परसों आई हैं कि पोंगोंग सो इलाके में उसने चीन का नक्शा इतना बड़ा बना दिया है कि सैटेलाइट फोटोज से पिकअप कर ले। मुझे नहीं लगता वो पीछे जाएगा, मुझे नहीं लगता वो हटेगा। अब सवाल यह है कि हमको क्या करना है। मेरा केवल बड़ा माई स्मॉल पॉइंट इज दिस, चीन एक सोची समझी रणनीति के साथ आपको छेड़ने आया इस साल, जैसे उसने छेड़ा था 2013 में, 2014 में, 2017 में। इस साल उसने एक पॉइंट पर नहीं 5 पॉइंट पे साहब आपके साथ इकट्ठा जो है ये झड़प करने की कोशिश की है। और 15-16 जून को वो एक सीमा रेखा पार कर चुका है। 53 साल जो हमारी सीमा पे, भारत चीन सीमा पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे जो है झड़प हुई है खूनी। 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 46 उसके हुए। ठीक है साहब, अब इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। क्या भारत एक छोटा मोटा देश है फिलीपींस जैसा कि चीन घुड़की मारे और हमारे ठंडे पसीने निकल आए? क्या हम ये दिखाना चाहते हैं? फिलीपींस बेचारे छोटे देश हैं, वो अपना केस ले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और जीत गए। नहीं तो फिर सर करें क्या, फिर युद्ध कर लें फिर? नहीं, देखिए ऐसा है ना, यहां पे एक बाइनरी बताई जाती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या कुछ नहीं या आत्मसमर्पण। इसके बीच में बहुत सारे ग्रेड्स हैं। आप लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट आपको करना पड़ेगा चाहे आप कुछ करें। ठीक है साहब, ये मेरे भी बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। जिस तरह से स्थिति जा रही है आपको लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट शायद करना पड़ेगा। ठीक है जनरल दुआ, आपके हिसाब से जो बख्शी साहब कह रहे हैं, एक चीन वापस नहीं जाने वाला और दूसरा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तो करना ही पड़ेगा। मेरी समझ से हमें, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, वी हैव टू गिव पीस ए चांस। हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि जो टॉक्स हो रही हैं, जो इकोनॉमिक एक्शंस लिए गए, जो दूसरे देशों से जो बना हुआ दबाव है, क्योंकि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कितने और देश सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ चाइना सी वगैरह वगैरह हम बात कर चुके हैं। तो हमारे को ये सब ऑल ऑफ नेशन अप्रोच से क्या चाइना पे हम इतना दबाव डाल सकते हैं कि वो जिस फेस सेविंग की हम चर्चा कर चुके हैं उसके अंदर दायरे में रहते हुए, चाहे जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने कहा समिट लेवल टॉक हो, यानी कि ये जितने भी स्टेप हैं इनके तहत क्या हम लड़ाई से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि लड़ाई ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार हैं कि ये स्टेटस ये ऐसे ही रह जाए। हमारे देश की इंटीग्रिटी या हमारे बॉर्डर के ऊपर अगर उसकी आंच आई तो प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, फिर हम वो हर संभव एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है। तो लेकिन हमें समझना है कि अगर एक मिलिट्री एक्शन होगा तो ये एक स्कर्मिश या एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी। ये अगर एक स्कर्मिश होगी तो उसके बाद इसमें इसको एक्सपैंड होने का इसमें चांस रहता है और मिलिट्री हर तरीके से तैयार है। आपने खुद एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट दिखाई, मिलिट्री दिखाई, यकीनन उसमें फिर सी में नेवी आ जाएगी और मिलिट्री मुस्तैदी से तैयार है एक्शन लेने के लिए। ठीक है बख्शी साहब, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा मुझे भी मौका दिया जाए। देखिए मेरा कहना यह है कि हर साल चीन इस प्रकार की छेड़खानी करता आ रहा है। आर वी बाउंड टू फाइट बाय हिज ग्राउंड रूल्स?
वो चाहता है कि आपको धकेले, जितना वो चाहता है धकेले, और सारा पेस ऑफ एक्शन वो कंट्रोल करे। हमने ठेका ले रखा है चीन का फेस बचाने का, अपना फेस लूज करके। हमने ठेका ले रखा है चीन का फेस बचाने का। हमने ये शुरू नहीं किया, ये चीन ने शुरू किया है। देखिए, आप भी एक बड़े देश हैं, ये मैं जानता हूं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये संकेत आप दुश्मन को नहीं दे सकते कि साहब हम तो लड़ेंगे ही नहीं, आप चाहे जितना मर्जी हमको छेड़ लो, आप पाकिस्तान को जितना सपोर्ट दो, आप नेपाल को जितना उकसाओ, आप हम पे जितना सैनिक दबाव डालो, हम तो शांति के मसीहे हैं। ये संकेत हम नहीं दे सकते। वी हैव टू शो कैपेबिलिटी टू हिट बैक। ठीक है साहब, और ये बातों से नहीं होगा। ठीक है सर, आपने कहा ये बातों से नहीं होगा, और हम उसको नाक बचाते हुए, वो अपनी इज्जत बचाते हुए कोई रास्ता मिल जाए। देखिए साहब, आप प्लीज बराबर टाइम दीजिए, आप प्लीज बराबर टाइम दीजिए। मैं भी नोटिस कर रहा हूं कि आप बराबर टाइम नहीं दे रहे। बोलिए सर, आपके पहले ऑडियो में प्रॉब्लम थी, इसलिए आप देर से जुड़े सर। बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये हर साल का तमाशा चले आ रहा है। चीन बड़ी सोची समझी रणनीति से उसने पहले कोरोना दुनिया भर में फैलाया है, और मैं तो समझता हूं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, चाहे एक्सीडेंटल चाहे डेलिब्रेट। तभी चीन की फौज इतने आक्रामक तेवर दिखा रही है। साउथ चाइना सी में ताइवान के बरखिलाफ, ईस्ट चाइना सी में अमेरिका जापान के बरखिलाफ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम के बरखिलाफ और भारत के बरखिलाफ। ठीक है साहब, क्योंकि वो समझ रहा है कि हम कोविड से इतने घबराए हुए हैं, इतने हम लोग हिल गए हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम धीरे से अपनी जान, अपनी इज्जत बचाकर, दुम दबाकर टांगों के बीच पीछे आने की कोशिश करेंगे। ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का वहां जाना ठोस संकेत है, बड़े ठोस संकेत इस सरकार ने दिए हैं, उनको पढ़ें। सबसे पहले हम जो है 10 जो है Su-30 और 21 MiG-29 जहाज आ रहे हैं। इजराइल से एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है साहब, और अमेरिका से एक्सालिबर प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आ रहे हैं। भारत जापान की नेवल एक्सरसाइज हो रही है। ये सब संकेत हैं। देखिए साहब, हमने ये शुरू नहीं किया, हम बेवजह जंग जाना नहीं चाहते, लेकिन आप हमारी जानें ले चुके हैं, और अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। अगर आप हमें मजबूर करेंगे, वी आर इन अ पोजिशन टू हिट बैक। और मैं बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम फौजी ही ये संकेत दें कि साहब हम तो लड़ने के लायक ही नहीं है, एस्केलेशन हो जाएगी, हम पिट जाएंगे, तो साहब ये गलत है। जी सर, मुझे नहीं लगता किसी ने ये मैसेज दिया है कि हम लड़ने के लायक नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि भाई तनाव बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, फिर छोटा मोटा नहीं बढ़ेगा, इसलिए बातचीत जहां तक संभव है वो कीजिए, और उसके बाद एलएसी पर तो तैनाती है ही है। जनरल कुलकर्णी, ठीक कह रहा हूं मैं? क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? बातचीत नहीं कर रहे। तो क्या अभी तक है, क्या मिला है, आप भी मुझे बता दीजिए। सकता हूं कि चीन जो है, जो कहेगा अगर वो करेगा इसका, और वो तुरंत करेगा, अगर वो तुरंत नहीं कर रहा है इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा, चीन ने ये क्यों किया है? चीन मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, कोअर्शन कर रहा है, शैडो बॉक्सिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी में उसने क्या किया, वियतनाम के ट्रॉलर को उसने मारा। क्यों मारा? क्योंकि पूरे साउथ चाइना सी में उसको एक ही देश जिसके लिए हम लोग सब बोलते हैं कि वियतनाम ने चीन को मारा, वियतनाम ने चीन को मारा। 1979 के बाद उसने वियतनाम को पहले ठोका और चुपचाप कुछ नहीं बात हुई। आसियान में क्या हुआ? हल्ला हुआ है, पर कुछ नहीं, सब कुछ शांत है। उनको मालूम है कि चीन के साथ टक्कर लेने में उनको परेशानियां, चुप रहेंगे। साउथ एशिया में उसको मालूम है कि एक ही देश है जो उसके बीच में अड़ंगा डाल रहा है, जो टक्कर लेने के काबिल है और टक्कर ले रहा है। उसने 2013 में भी देखा, मैं खुद था वहां पर, 2014 में देखा, लगातार ये जो कार्रवाई चीन कर रहा है, करने की कोशिश। अभी क्या हो गया है, अब इसको चीन को एहसास हो गया है कि ये भारत जो है इसके साथ टक्कर लेने में उसको दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो कैसे उसको निकला जाए, वो परेशानी। अब उसने देखा अमेरिका जो है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी में इतने 3,35,000 के ट्रूप्स उसके पास शामिल हैं जो इस्तेमाल कर सकता है। वो ताइवान में तकलीफ हो रही है, हांगकांग में तकलीफ हो रही है, जापान वहां से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहां से, तो उसको घिरा हुआ है। इस मकसद से और नजर तक अगर
आप देखेंगे अगर चीन ने फिंगर फोर्स से हरकत की है तो आप समझ लीजिए कि चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने अपने वी शुड नॉट लीव अ गार्ड, वी शुड कीप अ पाउडर ड्राई। लेकिन एक उसने स्टेप देने की कोशिश की है कि फिंगर फोर आई विल कंसिडर इट एज ए एसिड टेस्ट। अगर चीन रियली सीरियस है, कुछ करना चाहता है तो। ठीक है, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, फिंगर फोर्स। जनरल प्रसाद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं आज कि चाइना अच्छी तैयारी करके आया है। हमें हालांकि बातचीत करते रहना चाहिए, जो मैंने शुरू में कहा वो सबसे मैं उसको दोबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन इस समय लग रहा है कि चाइना इस समय वापस नहीं जाएगा और उसके ऊपर हमें दबाव डाल के उसको वापस भेजना पड़ेगा। मिलिटरीली वी हैव टू पुश हिम बैक, और उसके लिए मिलिट्री हम तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं काफी हद तक और कम से कम कुछ हद तक जीडी बख्शी साहब से सहमत हूं कि इस समय हमें लड़ाई की सोचनी है। पॉलिटिकल बात जो हो रही है वो ठीक है, वेरिफिकेशन अगर हो जाती है तो अच्छा है, लेकिन एक फौजी को इस समय यह सोचकर चलना है कि मुझे इसको बाय फोर्स यहां से हटाना पड़ेगा, और मैं उसके लिए पूरी कोशिश करके तैयारी करके उसको हटाकर रहूंगा। अगर बातों से बन जाती है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं 6 दफा कह चुका हूं इस प्रोग्राम में आज कि लगता नहीं कि चाइना। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मुलाकात करने पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बात हुई है, और चूंकि प्रधानमंत्री ले भी गए थे, उसके बाद उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की थी। संभव है कि प्रधानमंत्री जो एलएसी पर तनाव है उसके बारे में भी राष्ट्रपति को ब्रीफ कर रहे हों, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो देश में जो तीनों सेनाएं हैं उनके प्रमुख भी होते हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त, और इस सरकार के मुखिया भी होते हैं, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस मुलाकात की आई हैं। आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, और कुछ क्या पता चल पा रहा है इस मुलाकात के बारे में? बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने जो देश के ताजा हालात है उसकी तो जानकारी दी है, उसके साथ साथ जो सीमा पर तनाव है उसके बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि जिस तरह से ये राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे आर्म फोर्सेस की, और प्रधानमंत्री खुद ले गए थे, उन्होंने वहां जाके खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लिया था, वहां जाके जवानों से मुलाकात की थी। इन सब मसलों को लेकर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया, और आगे भारत क्या क्या कदम उठा रहा है उन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जानकारी दी है। और उसके साथ साथ जो अभी राजनीतिक मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं उसकी भी जानकारी दी है। लेकिन जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बैठक का फोकस जो है चीन सीमा पर जो विवाद रहा है, जिस तरह से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, और उसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से, हमारी सेनाओं की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, और खुद प्रधानमंत्री ने जाकर लेह में खुद क्या वहां जाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया, और जो उनको जवानों ने और अधिकारियों ने बताया उन सब के बारे में जानकारी राष्ट्रपति को दी गई है। आनंद, क्या ये मुलाकात खत्म हो गई है? कितनी देर चली, क्या जानकारी? जी देखिए, मुलाकात खत्म हो चुकी है। करीब 40 मिनट ये मुलाकात चली। खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और वहां पर उन्होंने तमाम जो सियासी मुद्दे हैं उसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राष्ट्रपति को अवगत कराया। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री लेह से लौटे थे, और ऐसे में इस बैठक का मुख्य एजेंडा वही था जो प्रधानमंत्री लेह में जो खुद उन्होंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जाके ली थी, जवानों से जो उन्होंने इंटरेक्ट किया था, अधिकारियों से जो वहां पे उन्होंने एलएसी का ब्रीफ लिया था, और किस तरह से चीन को सबक सिखाना और किस तरह चीनी सेना जो घुसपैठ कर रही है उसको लेकर हमारी सेनाएं क्या कर रही है, क्या उसका प्लान है। तो एक सुप्रीम कमांडर के नाते ये सब जानकारी राष्ट्रपति को दी गई है। बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद की मुलाकात की आप तस्वीरें देख रहे थे, और बताया जा रहा है कि एलएसी पर जो हालात हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने ब्रीफ किया है राष्ट्रपति को। एलएसी पर जो हालात हैं उस पर हमारी चर्चा लगातार इंडिया टीवी पर आप देखते रहें। आप सभी मैम, सर छोटे में बोलिएगा सर, प्रसाद सर। मैं ये कह रहा हूं कि इससे एक और मैसेज मिल रहा है इस मीटिंग से, हेड ऑफ द स्टेट से, हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस से मिले हैं, और मुझे लगता है कि समय अब ज्यादा नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। तो अब देखिए कुछ ना कुछ जल्द होने वाला है। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की विक्ट्री साइन ने कैसे बदल दी दुनिया की लाइन।